दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा करेंगे और देश हरियाणा पत्रिका का जो एक प्रेरक वाक्य है, खुद पढ़िए और आगे बढ़िए। तो पुस्तक का नाम है औपनिवेशिक भारत के सांस्कृतिक और विचारधारात्मक संघर्ष। पुस्तक के लेखक हैं के.एन. पणिक्कर और उसका अनुवाद किया है आदित्य नारायण सिंह ने। पुस्तक ग्रंथ शिल्पी से आई 2003 में। आप इस पुस्तक से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इस पुस्तक से गुजरते हुए मैंने ये महसूस किया है कि हर भारतीय की मेज पर इस पुस्तक को होना चाहिए। भारतीय यथार्थ और उसकी विडंबना को समझने के लिए इस पुस्तक से गुजरना बहुत जरूरी है। जब कोई जाति सांस्कृतिक कोरोना से पीड़ित होती है तो उसको न चैन मिलता है, न संतोष मिलता है, न वह जाति सौंदर्य की सृष्टि कर सकती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, किसी भी जाति के भाग्य में सौंदर्य के दौर कभी कभी आते हैं, वो हमेशा नहीं आते, और वो तब आते हैं जब वो भौतिक आवश्यकताओं से परे हो जाती है, भौतिक आवश्यकताओं की जरूरतों पर जब वो काबू पा लेती है। तो सांस्कृतिक कोरोना जो मनुष्य के सामने पहचान का संकट खड़ा कर देता है। ये पुस्तिका का जो पहला अध्याय है वो नेहरू की बेचैनी से शुरू होता है। नेहरू हमारे बहुत ही लोकप्रिय लीडर, स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन उनकी आत्मकथा कि मैं पूर्व और पश्चिम का अजीब सा मिश्रण बन गया हूं। पूर्व की दुनिया से मेरे विचार कम मेल खाते हैं, लेकिन फिर भी भारत मुझसे उसी तरह चिपटा हुआ है जैसे अपनी असंख्य संतानों से चिपटा हुआ है। जब मैं पश्चिम में जाता हूं तो वहां निर्वासित महसूस करता हूं। ना मुझे पूर्व में चैन है, ना मुझे पश्चिम में चैन है। ये चैन जब किसी जाति का खो जाता है तो बार बार हमें अपने अतीत की यात्रा करनी पड़ती है, अपनी अतीत की मनोग्रंथियों को समझना पड़ता है। और ये सिर्फ नेहरू की बात नहीं, राजा राम मोहन राय ये बताते हैं, इस पुस्तक में जिक्र आता है कि उनके कलकत्ता में 2 घर थे। एक घर जिनमें उनके विदेशी मेहमान आते थे, उसकी मेजबानी वो करते थे, जिसमें वे भारतीय थे, बाकी सब कुछ विदेशी था। दूसरा घर जहां उसका परिवार रहता है, परिवार में सभी भारतीय हैं और राजा राम मोहन राय विदेशी हैं। ये द्वंद्व राजा राम मोहन राय से शुरू होकर के 1820, 30, 35 से शुरू होकर के आज तक 21वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक नेहरू से गुजरता हुआ अधिकांश भारतीयों की नियति बन गया है। आज भारत का लगभग हर व्यक्ति अमेरिका या ब्रिटेन में अपनी औलाद के लिए कोई घर बुक करवाना चाहता है। अपने बच्चों का भविष्य वो पश्चिम के साथ जोड़ करके देखता है। लेकिन इस दौर में हमारा अमेरिकन प्रेम भी जग जाहिर हो गया है और अमेरिका हमें किस तरह दुत्कारता है, और वो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। खैर, इस स्थिति में मुझे इसी पुस्तक से जुड़ी हुई रामज्ञा शशिधर की वो बात याद आती है कि हमारी भाषा, स्मृति और कल्पना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वार पर गिरवी रखी है। वो अभी तक उसके दरवाजे में कैद है, हम उसे मुक्त नहीं करा पाए हैं। धर्मवीर भारती ने भी एक कविता में जिक्र किया था कि पहले भी कई बार आए हैं और हर बार जंजीरें ही जंजीरें लाए हैं। मुझे याद आती है
संजय कुंदन की वो पंक्तियां वो उठा ले जाएंगे, वो उठा ले जाएंगे सबसे, वो उठा ले जाएंगे गुलाबी आंखों वाली मछलियां, वो फांस ले जाएंगे सबसे मीठा गाने वाली चिड़िया। और फिर एक दिन अपनी आंख को साबित करना पड़ेगा, अपनी आंख और अपने हाथ को, अपने हाथ। तब कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारे हाथ पैर घड़ी की सुइयों में तब्दील होने लगे। ये औपनिवेशिक दास्ता का सफर जो 1850 में शुरू हुआ था वो बदस्तूर जारी है। साथियों, इसी किताब में जिक्र आता है फांसीवाद की तरह उपनिवेशवाद भी कच्ची उम्र के बच्चों को फांस लेता है। और एक कथा इस प्रकार आती है, हाँ, वो अपनी संस्कृति को, जरूरी नहीं कि वो आपकी संस्कृति को खारिज करे। कई बार ये आती है कि एक पश्चिमोत्तर भारत का एक बच्चा है, पश्चिमोत्तर भारत का एक बच्चा है और वो कोट पैंट पहने हुआ है, हैट लगाया हुआ है, यानी वो बच्चा जो इस चित्र में प्रस्तुत हो रहा है वो बच्चा जेंटलमैन है। यानी भारत तभी चमक सकता है यदि पश्चिम का आशीर्वाद उसके ऊपर रहे। तो दोस्तों, इस किताब से जुड़ने की मेरी भी एक छोटी सी यात्रा है। हरियाणा में कहा जाता है, बहुत ही, यदि मैं बिल्कुल लोक शब्दावली का सहारा लूं, कि चैल के तो अंग्रेज गए थे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भी एक निबंध में कहा 1942 के ज्वार में कि वो गए, एक बात हो गई। लेकिन क्या वो वास्तव में चले गए, या उनकी कोई छाया, उसके चिन्ह क्या हमारी स्मृति से मिट गए या फिर और गहरे हो गए? और मुझे एक अज्ञात कवि कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि कौन कहता है कि अंग्रेज यहां से चला गया, कौन कहता है कि अंग्रेज यहां से चला गया, अब भी वह गली गली बसता है, अब भी वह गली गली बसता है। पहले वो गोरा था, पहले वो गोरा था, अब वो काला है, पहले वो ससुर था, अब वो साला है। यानी पहले वो धोस जमाता था। आप, ये औपनिवेशिक प्रभुत्व है, यही सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है। जरूर नहीं है कि शासन मशीन गन के बल पे किया जाए, बंदूक के बल पे किया जाए, बल्कि फिल्मों के माध्यम से भी किया जाता है, संगीत के माध्यम से किया जाता है, साहित्य के माध्यम से किया जाता है, विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है, और भी सूक्ष्म तरीके हैं। तो दोस्तों, यह पुस्तक यह समझने का प्रयास करती है कि गुलामी को भोगते हुए भारतीयों ने अतीत और वर्तमान से किस प्रकार अपना संबंध स्थापित किया, अतीत का पुनर्गठन किस ढंग से किया और औपनिवेशिक सत्ता का किस ढंग से मुकाबला किया। औपनिवेशिक सत्ता जो अपने साथ लोकतांत्रिक और उदारवाद का विचार लेकर के आई थी, जिसका छाता बहुत बड़ा था, जिसके छाते में रहकर के स्वतंत्रता का संघर्ष करना था। और हमारे बौद्धिक व्यक्तियों की यात्रा इतनी सीधी, सरल और एक रेखीय नहीं थी। उसमें बहुत सारी दरारें थी, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चूक थी। मोटे रूप में कहें तो हमारे बौद्धिक व्यक्तियों का सामना उस समय के परिवर्तनों से हुआ जो इस दुनियादारी में हो रहे थे। नंबर 2, हमारे सांस्कृतिक, हमारे राजनीतिक व्यक्तियों को किस प्रकार की वो परिस्थितियां मिली जिसमें उन्हें जूझना था। उनका अतीत से संबंध किस प्रकार का हुआ, सुनहरे अतीत की अवधारणा को उन्होंने किस ढंग से प्रस्तुत किया
उनके कार्यक्रम और तरीके क्या थे, उनके विचारधारात्मक आयाम क्या थे, औपनिवेशिक प्रभुत्व की स्थिति क्या थी, जिनके साथ वो काम कर रहे थे, जो उनके विचारों, कार्यक्रम और तरीकों को किस प्रकार प्रभावित किया। इस किताब में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है। लेखक डब्ल्यू टेनांट को रेखांकित करता है कि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्रों के इतिहास में क्या कोई ऐसा उदाहरण मिल सकता है। राष्ट्रों के इतिहास में क्या कोई ऐसा उदाहरण मिल सकता है कि कोई महान समाज अराजकता के कैसे गहन और अंधकारपूर्ण गर्त में गिर गया और मुगल साम्राज्य के बाद वो एकदम से ध्वस्त हो गया। कोई महान समाज, किसी को आपत्ति हो तो अमर्त्य सेन की एक पुस्तक है अतीत का वर्तमान, उसको पढ़ लेना, जिसमें वो बताते हैं कि यूरोप की क्रांति ग्रीक, अरब और भारतीय चिंतन को उधार लेकर के आगे बढ़ी है। यदि उसकी उधारी चुकानी पड़े तो आने वाले कई सालों का उनका बजट खत्म हो सकता है। औपनिवेशिक लोग जानते थे, वो सत्ताएं जानती थी कि भारत का अतीत महान है और इसलिए उन्होंने भारत के अतीत की तलाशी लेनी शुरू की और उस तलाशी में उन्होंने भारतीय अतीत को अन्वेषण ही नहीं किया बल्कि भारतीय अतीत का पुनर्निर्माण भी किया। एडवर्ड सईद के शब्दों को उधार लेकर के मैं कहूं तो उन्होंने पश्चिम ने पूर्व को अपनी इच्छा के अनुरूप निर्मित किया। हम सबको पता है, जेम्स मिल की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लगभग 1835 में पुस्तक प्रकाशित हुई और हर सिविल अधिकारी को के पाठ्यक्रम में पुस्तक थी जो साला हेलीबरी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था, जिसका ओरिएंटेशन होता था जिसने भारत में आना है। और उस पुस्तक का जो मूल कार्य था कि पश्चिम पूर्व पर जाकर के आपने कब्जा करना है, अपने प्रभुत्व में लेना है। और इसी दृष्टि के कारण उन्होंने भारतीय अवधारणा को दो रूपों में बांटा, एक हिंदू सभ्यता और एक मुस्लिम सभ्यता। और इसके साथ ही उन्होंने इस मिथ की रचना की कि अंग्रेजी सत्ता देव इच्छा का परिणाम है, वे आधुनिक और लोकतांत्रिक विचारों के प्रचारक हैं, वाहक हैं, वे कोई व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए नहीं आए बल्कि वे भारत का राजनीतिक भविष्य सुधारने के लिए आए हैं। और इस पाश्चात्य छवि का भारतीयों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मैं लेखक के शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ दार्शनिक शब्दावली है कि जब भारतीयों का सामना यूरोपीय इतिहास संस्थाओं, बुद्धिवाद और मानवतावादी विचारों से हुआ तो इस प्रभाव खुल जा सिमसिम वाले मंत्र की तरह हुआ। इसका प्रभाव भारतीय बौद्धिक हस्तियों की दिलचस्पी उस चीज में थी जो वस्तुगत दृष्टि से श्रेष्ठ और प्रगतिशील है, किंतु जिस चीज ने इन परिस्थितियों को जन्म दिया है उनमें उनकी कोई रुचि नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात लेखक ने रेखांकित की है कि उसका जो प्रगतिशील पक्ष है, उसका जो तार्किक पक्ष है, वो भारतीयों को अपील करता है, प्रिय लगता है। लेकिन जिन परिस्थितियों से वो पैदा हुआ है, जिस प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से उसका निर्माण हुआ है, उसकी तरफ हमारे बौद्धिक जनों का ध्यान नहीं गया, वो चूक हो गई। इसलिए आरंभ से बौद्धिक प्रयत्न वस्तुगत दृष्टि से इन श्रेष्ठ और प्रगतिशील विशेषताओं को अपनाने और दोहराने के रहे। औपनिवेशिक सत्ता और उसके चरित्र ने भारतीयों के लिए विचारधारात्मक आयाम का रूप लिया जो पश्चिम के लिए वस्तुगत स्थिति थी, देशवाद के लिए छाया बन गई। साथियों,
जो वस्तुगत स्थिति थी वो छाया कैसे बन गई, पश्चिम कैसे आगे गया। यदि हम देखते हैं विज्ञान और धर्म का बहुत तकड़ा संघर्ष चलता है 100-200 वर्ष तक, जबकि भारत में इस प्रकार का संघर्ष नहीं चलता। वो परिस्थितियां यहां नहीं थी और उन परिस्थितियों का निर्माण भी नहीं हुआ। इसलिए आधुनिकता का जो प्रोजेक्ट भारतीय समाज में लागू हुआ वो एक प्रकार से आधा अधूरा लागू हुआ। उसके वो रूप हमारे सामने निकल करके नहीं आए। उस छाया से ही हम प्रेम करते रहे और इससे दो प्रकार की दिक्कतें खड़ी हुई। एक कार्यात्मक विकृति आई और एक कार्यात्मक अक्षमता आई। विकृति से अभिप्राय है वो औपनिवेशिक प्रभुत्व और प्राच्यवाद, और अक्षमता से अभिप्राय है वो ऐतिहासिक परिस्थितियां जिनमें हमारे बौद्धिक व्यक्तियों को संघर्ष करना था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है औपनिवेशिक भारत के विचारधारात्मक और सांस्कृतिक आयाम को समझने के लिए। इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत किया हुआ है कि हमारी बौद्धिक पर्सनैलिटियों का विकास कैसे हुआ। उसमें दो बातें बताई गई। एक वो है जिनका निर्माण भारतीय दर्शन और परंपरा से हुआ, और एक दूसरे वर्ग के वो लोग हैं जो पाश्चात्य ज्ञान और दर्शन के संपर्क में पहले आए, उसके बाद भारतीय संपर्क में आए। और दो वर्ग लेखक ने इस प्रकार बनाए। एक में राधाकांत देव हैं, दयानंद स्वामी हैं, नारायण गुरु हैं, और दूसरे में राजाराम मोहन राय हैं, विवेकानंद हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। जो पहला वर्ग है दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव और नारायण गुरु का, उनकी शुरुआत भारतीय दर्शन और परंपरा से होती है। उन्हें शिक्षा के नाम पे जो कुछ प्राप्त हुआ वो वैदिक साहित्य, योग साहित्य, तंत्रवाद, भारत की देशज परंपराएं और पूरे भारत का यात्राओं द्वारा भ्रमण और उससे प्राप्त अनुभव। यूरोपीय चिंतन और दर्शन से प्रभावित न होने के बावजूद भी उनकी बौद्धिक बनावट में ऐसी कोई कमी नहीं आई। उल्टे जिन स्रोतों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं स्रोतों को बाद में वो जांचने लगे और जिनकी उल्टी बौद्धिक प्रक्रिया शुरू हुई। यदि हम देखें जो पाश्चात्य ज्ञान और दर्शन के पहले संपर्क में आए, फिर भारत में आए, यूरोपीय और अमेरिकन दर्शन से विवेकानंद प्रभावित हुए और अंत में जाकर के रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिकता में शरण ली। बाल गंगाधर तिलक पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन से प्रभावित हुए और गीता को अपना मार्गदर्शन बनाया। कैम्ब्रिज में प्रशिक्षण प्राप्त करके जवाहरलाल नेहरू स्वयं भारत की खोज में निकल पड़े, जहां जाकर के उनकी खुद की खोज पूरी होती है। इसके साथ ही लेखक कुछ अपनी जो निष्कर्ष इस प्रकार रेखांकित करता है कि जो लोग अपनी परंपरा से संबंध स्थापित नहीं कर पाए वो ऐसी बौद्धिक धरातल पर पहुंच गए जो केवल मध्य वर्गीय मूल्यों का ही परिष्कार करते रहे, प्रचार करते रहे। यानी यदि कुछ पंक्तियां और देख लें, यह कोई जरूरी नहीं कि पाश्चात्य प्रभाव का सहज विस्तार प्रगतिशील और सामाजिक चेतना में ही होता है और अपनी परंपरा और दर्शन का रूढ़ियों में होता है। लेखक लिखता है कि कई बार अपनी जड़ें और पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति से वाकिफ होकर मनुष्य अपने सामाजिक प्रश्नों को ज्यादा अच्छे ढंग से हल कर पाया, बजाय कि अपने समकालीन उन व्यक्तियों के जो पाश्चात्य दर्शन और परंपरा के पहले संपर्क में आए थे। उदाहरण दिया है स्त्री शिक्षा के प्रति राधाकांत का रवैया और जाति के प्रति नारायण गुरु का रवैया।
और इसके साथ ही एक बात और रेखांकित की, क्या ये छानबीन करना दिलचस्पी नहीं होगी? एक सवाल जो है वो अगली पीढ़ी के लिए लेखक ने छोड़ दिया है इसमें, कि पारंपरिक बौद्धिक परिवेश में ऐसे विचारों को उत्तेजित करने की संभावना थी जो पाश्चात्य समाज में पहले से ही उदित हो चुकी थी। यानी इसको थोड़े से और सरल शब्दों में कहें, पश्चिम के फरिश्तों ने वो काम नहीं किया। तक का नाम है औपनिवेशिक भारत के सांस्कृतिक और विचारधारात्मक संघर्ष। प्रेत फिर भी कुछ वास्तविक हो। सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है जिस देश के ऊपर कोई दूसरा देश शासन करता है, यानी भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था। इसी को पुरुषोत्तम अग्रवाल ने दूसरे ढंग से ये कहा कि जो उपदेशक आधुनिकता होती है और एक जो देशी आधुनिकता होती है, उपदेशक आधुनिकता से समाज का कभी भी कायाकल्प नहीं हो सकता। किसी भी समाज को यदि कायाकल्प करना है तो अपनी परंपरा और संस्कृति के उन स्रोतों को खोजना पड़ता है। और इसी उपदेशक आधुनिकता के खिलाफ जो प्रतिरोध हुआ वो सबसे पहले भाषा में, शिक्षा में और धर्म के क्षेत्र में हुआ। बौद्धिक व्यक्तियों ने शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी के प्रयोग पर बहुत बड़ा ऐतराज जताया। अधिकांश, सिर्फ राजा राम मोहन राय एक आध इस प्रकार के विकल्प को हम छोड़ सकते हैं, उनका मानना था कि ऐसी जमात पूरे देश में तैयार हो रही है जिसका भारत और उसके मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। विवेकानंद तो ये बोलते थे कि ये रीढ़ विहीन पीढ़ी जो है वो तैयार हो गई है। और इसके साथ ही यदि अहमद खां के शब्दों को कहें कि इंग्लैंड की सभ्यता का मुख्य कारण जो है उसकी भाषा, उसकी कला और उसकी विज्ञान उसकी अपनी भाषा में है। जो लोग भारत की तरक्की चाहते हैं वो इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं, अपनी भाषा के बिना आप विकास नहीं कर सकते। और इस बात को हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर लिख देना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने वर्तमान से मिलाकर के तुलना कर सकते हैं कि आज का माहौल किस प्रकार का है। क्या आज का माहौल हमारी उस परंपरा से जुड़ता है जो संघर्ष में पैदा हुई थी? आज इस प्रकार का कोई ताना बाना नहीं है। पूरा देश एक प्रकार से विदेशी भाषा के चपेट में है। बहुत बार सवाल उठते हैं कि हमारे यहां बहुत क्रांतियां हो रही हैं। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, औद्योगिक क्रांति कई बार बात करते हैं। प्रभात पटनायक की एक पुस्तक है गुलामी के चक्रव्यूह में भारत की अर्थव्यवस्था, कि जो उधार का देश होता है उसके यहां औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, औद्योगिक क्रांतियां नहीं होती। औद्योगिक क्रांति तो आइडिया पर विकसित होती है और आइडिया आपकी अपनी भाषा में विकसित होता है, किसी दूसरे की भाषा में आइडिया विकसित नहीं हो सकता। तो हमारे यहां औद्योगिक गतिविधियां हैं, औद्योगिक क्रांति भारत में नहीं है। और इसके बाद उस समय की जो सबसे प्रसिद्ध एक पत्रिका थी सर्वतत्व दीपिका, उसने अपनी सारी चर्चाओं को मातृभाषा में करने का निर्णय लिया। एक और, उस समय जो शिक्षा पर जो जोर था उसके पीछे क्या कारण थे? वो प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा को पैदा किया जा रहा था। शिक्षा को किस तरह से भारतीयों को दिया जाएगा, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी। इसके साथ ही जो ईसाई धर्म ने अपना प्रचार प्रसार किया, उस प्रचार प्रसार की बड़ी तीखी अभिव्यक्ति हुई हमारे मेट्रो सिटी में।
कलकत्ता में लगभग 14,000 और मद्रास में 17,000 लोगों ने हस्ताक्षर करके एक प्रार्थना पत्र सरकार को सौंपा कि हमें लगता है कि शिक्षा का जो प्रसार है वो धार्मिक प्रचार के लिए किया जा रहा है। उपनिवेशवाद जिन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका अस्वीकार करने में लाजमी हो जाता है कि हम अपनी परंपराओं को पहचानें, उसकी तलाश करें। इसको बुद्धिजीवी स्रोतों की ओर वापसी का भी नाम देते हैं। सांस्कृतिक और विचारधारात्मक संघर्ष आरंभ हुए जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, लेकिन यह प्रक्रिया धार्मिक विशिष्टतावाद की तरफ चली गई। देखिए, जिस धर्म ने राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के साथ मिलकर के आगे बढ़ना था, वो धर्म धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम में बंटने लगा। जिस सांप्रदायिकता की स्थिति से आज हम जूझ रहे हैं, उसका एक पेज लेखक हमें यहां देता है कि औपनिवेशिक संघर्ष में अतीत की दुहाई देना, उसकी पुनर्व्याख्या करना, पुनर्गठन करना अपने, लेकिन यदि आपके पास भविष्य का कोई सपना नहीं है, आप केवल शक्तिशाली सत्ता का जवाब देना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आप केवल सांस्कृतिक बचाव की मुद्रा में होते हो। ये सांस्कृतिक पुनर्स्थापनावाद नहीं था, ये सांस्कृतिक बचाव था, ये पुनर्स्थापनावाद नहीं था। और इसी कारण धर्म का जो एक रचनात्मक प्रयोग हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए, चूक गए, और अंततः इसकी परिणति देखिए आप, इसका मूल्य कैसे हमने चुकाया है। ये देश दो देशों में बंट गया। तो दोस्तों, इस किताब में और बहुत सारे आयाम हैं। इस किताब में एक आयाम ये भी है कि विवाह के जो संबंध हैं और जो हाशिए की जाति हैं उनमें किस प्रकार परिवर्तन आया, उनकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार से बदली। लेखक केरल के एक संप्रदाय के बारे में बताता है, नंबूदरी संप्रदाय और नायार संप्रदाय। नंबूदरी संप्रदाय का मंदिरों पर कब्जा है और प्राचीन केरल में जितने भी शहर मंदिर स्कूल भी चलाते हैं, मंदिर मार्केट भी चलाते हैं, मंदिर अस्पताल भी चलाते, और ताजियों तो आपको सुनकर के ये होगा मंदिर वेश्यालय भी चलाते हैं। तो वो नंबूदरी संप्रदाय जिनके पास मंदिरों पर एकाधिकार है, और जिनके मंदिरों पर एकाधिकार हैं, जिनके पास भौतिक शक्तियां होती हैं, उन्हीं की सांस्कृतिक शक्तियां होती हैं, उन्हीं के सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, उन्हीं की सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए इतिहास का निर्माण किया जाता है, कहानी का निर्माण किया जाता है। और ये निर्माण आप देखिए, उसकी कहानी ये जोड़ दी गई कि परशुराम ने समुद्र का एक टुकड़ा तोड़ करके ये केरल का क्षेत्र उन ब्राह्मणों को दिया है, और इस पे सब कुछ भोगने के लिए वो स्वच्छंद हैं। और नायार जो संप्रदाय है, उनको नंबूदरी ब्राह्मणों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन जब औद्योगिक सभ्यता का कुछ या औद्योगिक गतिविधियां कुछ भारत में होने लगी, और उससे नायार संप्रदाय की हैसियत जो है बढ़ने लगी, नौकरी में आने लगे, नौकरी में आने के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक मूल्य भी उनके बदल गए, और आज जो वो स्थिति है, आज एक वो मजबूत स्थिति में है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी नायर संप्रदाय की स्त्री को अपने यहाँ
रात गुजारने के लिए मजबूर कर दे। तो लेखक इस पुस्तक के माध्यम से बहुत सारे आयाम लेकर के चलता है। इसी पुस्तक में एक इंदुलेखा उपन्यास का भी जिक्र आता है कि किस प्रकार से ये दुनिया बदल रही है और उस बदलती हुई दुनिया में भारतीयों की भूमिका क्या है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो साथियों, एक और जो बहुत ही शानदार बात इस किताब से हम देख सकते हैं कि औपनिवेशिक यदि अंग्रेज ना आए होते, देखिए अंग्रेजों के बजाय उपनिवेशिक प्रभुत्व न आ गया होता तो पूर्व और पश्चिम का संवाद, उसका आदान प्रदान सार्थक और रचनात्मक होता और भारतीयों में आधुनिकता, आत्मविश्वास और उसके सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ने होने का भाव उत्पन्न होता यदि औपनिवेशिक प्रभुत्व न आया होता। गांधी इस बात को बहुत गहरे से समझते थे और संभवतः इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर इस प्रकार का हो कि वो दूसरे की आंधी में उड़ जाए। मैं चाहूंगा कि मेरे घर के खिड़की दरवाजे खुले रहें, हवाएं आती रहें, लेकिन उसके पैर अपनी मिट्टी में ही जुड़े रहें। या अपनी मिट्टी में ही जुड़े रहने का भाव जो किसी व्यक्ति में सामान्यतः पैदा होता है, जो सहज अनुभूति है, तो इस अनुभूति से हम कट चुके हैं या कट रहे हैं, या हमारी चेतना विभक्त हो चुकी है, एक फांक आ चुकी है। तो इनसे किस प्रकार करें साथियों, इसके लिए इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने बता दिया था कि मैं इस पुस्तक से, मेरी इस पुस्तक तक की यात्रा कैसे हुई, और जब प्राच्यवाद पर एडवर्ड सईद की कृति को मैंने पढ़ा, प्रोफेसर शुक्ल के अनुवाद को, तो साथियों मैं उसके बाद इस पुस्तक तक पहुंचा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसके साथ एक मोटा मोटा परिचय जो है आपको दे पाया। इसकी मूल संवेदना को कुछ हद तक पकड़ने की मैंने कोशिश की। मैं समझता हूं कि एक पुस्तक वही बेहतरीन है जो आपको पहले वाली स्थिति से बदल देती है। आपके विचार वो पहले वाले नहीं रहते। कोई नई किताब पढ़ूंगा, संभवतः फिर आपके सामने होऊंगा, क्योंकि देश हरियाणा की मुहिम तो चल पड़ी है। तो सभी का शुक्रिया, सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों अलविदा, पढ़ते रहिए और अपने आप को बदलते रहिए। धन्यवाद।